हेलो स्टूडेंट्स, भाई हम सब ने अब एनसीईआरटी एम्पलीफायर का पहला चैप्टर दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री खत्म कर चुके हैं हम लोग। लेकिन चैप्टर के ड्यूरिंग में मैंने आपको कहा था और पहले भी ये कहा गया था कि चैप्टर इज इनकम्प्लीट विदाउट क्वेश्चंस। चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है अगर आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं किसके? चैप्टर नंबर 1 दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के। देखिए, ये क्वेश्चंस करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी एम्पलीफायर अच्छे से देखना था। उसमें जो क्वेश्चंस करवाए गए थे आपको उनको देखना था। उसमें ऑलरेडी हमने पीवाईक्यू कवर कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या सर उसके क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस इनफ हैं इस चैप्टर के प्रैक्टिस के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक रिवाइज करने के लिए, एक अप्रोच बताने के लिए तरीका है। आप इसको देखेंगे तो आपको अप्रोच समझ में आएगी कैसे हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्या ये श्योर शॉट है कि यहीं से बनेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कम से कम 200 से 300 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाके आपका चैप्टर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या अप्रोच है इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुडंट एक्सप्लेन? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई? हमने डिस्कस भी किया था और ये इनफैक्ट नीट 2025 का भी क्वेश्चन है ही। कह रहा है क्या ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन कर पाता था? ये बिल्कुल सही बात है, यही इसका सही आंसर है कि ये गैसियस वॉल्यूम को एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसने कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन किया। केमिकल फिलॉसफी यहीं से आई है। नन ऑफ दिस नहीं हो सकता। क्या आपका गैसियस वॉल्यूम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं कर पाया था एक्सप्लेन? क्योंकि डाल्टन के अकॉर्डिंग, मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन पॉली एटॉमिक स्पीशीज नहीं होती हैं। यानी कि उसके लिए जो बेटा हाइड्रोजन है, डाल्टन के लिए जो हाइड्रोजन है वो H है, उसके लिए जो वाटर है वो क्या है? वो O है। यानी कि वाटर नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वाटर नहीं, ऑक्सीजन। और इसका मतलब डाल्टन के लिए ये H2 और O2 नहीं है, सिर्फ H और O है। अगर उसके लिए वाटर होगा तो वाटर H2O नहीं है, उसके लिए वाटर HO है। ठीक है, तो पॉली 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 एटॉमिक स्पीशीज का कॉन्सेप्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड? इनमें से कौन सा लॉ है कि आप इसमें मैटर को बना भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते? वेरी इजी, ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को ही थोड़ा सा आगे लेके जाता है। ठीक है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पे ही बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट कह रहे द पेयर्स व्हिच इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए, कभी भी आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखना हो तो आप क्या करेंगे? ओनली ऑब्जर्व टू एलिमेंट्स। आपको सिर्फ दो एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना है और देखना है उनका सिंपलेस्ट रेशियो, उनका देखना है सिंपलेस्ट रेशियो। देखिए कितना आसान हो जाएगा अगर हम इस अप्रोच से सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए पहले उसमें देखिए आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? आपके पास फास्फोरस है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। यानी कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। फिर देखिए आपके पास क्या है? कॉपर है एक, क्लोरीन है, सल्फर, ऑक्सीजन यानी कि सल्फेट, ये भी नहीं हो सकता। लेड और ऑक्सीजन, हाँ यहाँ पे कुछ मैं कर सकता हूं, ये मेरा हो सकता है आंसर। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 हो गए, तो वैसे ही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। करेंगे कैसे? देखिए आप बोलेंगे कि यहाँ पे देखिए लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड, और यहाँ पे लेड का डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे देखिए लेड कितना है? ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे एक पार्ट है, 2 पार्ट है। इसको करा आपने फिक्स और आपका रेशियो क्या आ गया? आपका रेशियो आ गया 1:2। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का रेशियो आ गया 1:2। इस तरीके से ये सवाल हमें सॉल्व करने होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। कहता है इन द रिएक्शन आपके पास एक हेबर्स प्रोसेस गिवन है, N2 + 3H2 gives 2NH3, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया इज 1:3:2। दीज फिगर इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ। देखिए कह रहा है कि किसका रेशियो है? ये रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स है। क्या है? ये रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो क्या है? ये आपका गे-लुसाक्स लॉ है। क्या? गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम्स, यानी कि लॉ, इसको ये भी कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं गे-लुसाक लॉ को ये भी कहा जाता है कि इट इज एक्चुअली लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, गे-लुसाक्स। सही बात। आइए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव द लीस्ट वॉल्यूम?
इफ 10 ग्राम ऑफ ईच गैस इज टेकन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि आपको एसटीपी की कंडीशन दे रखी है। क्या एसटीपी की कंडीशन दे रखी है? एसटीपी मैं जानता हूं 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई सी भी गैस हो उसका जो 1 मोल होगा वो 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता हो। सही बात। आइए गैस देखते हैं। देखिए आपको सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अब आप इतनी बात समझते हैं कि अगर आपको 10 ग्राम है जिसके सबसे कम मोल होंगे, यानी कि आपको निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लीस्ट वॉल्यूम। लीस्ट वॉल्यूम उसके होंगे जिसके लीस्ट मॉलिक्यूल होंगे, और लीस्ट मॉलिक्यूल उसके होंगे जिसके लीस्ट मोल्स होंगे। क्या आप बोलो भाई, बिल्कुल सही बात है कि लीस्ट मॉलिक्यूल उसके होंगे जिसके लीस्ट मोल्स होंगे। तो आइए देखते हैं लीस्ट मोल्स किसके हैं। देखिए सबके 10 ग्राम है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे आपकी कितनी, 10/44, यानी कि 10/44। आइए यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में आपके नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10/28। CH4 यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 10/16, और HCl में n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आ जाएगी आपकी 10/36.5। ठीक है, तो लीस्ट वॉल्यूम किसका रहेगा भाई, जिसके नीचे सब, ये तो कॉमन है सब में 10 10 10 10, तो नीचे यानी कि आपकी नीचे ये 44 सबसे ज्यादा है, तो ये वैल्यू आपकी लीस्ट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलो भाई। आइए नेक्स्ट कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कितने लगेंगे आइए देखते हैं। देखिए आपके पास है मैग्नीशियम फॉस्फेट दैट इज Mg3PO4 होल ट्वाइस। आप एक बार इसे तोड़ के देखेंगे तो आपको दिखेगा ये मेरा 3Mg प्लस है, 3Mg2 प्लस है, प्लस ट्वाइस ऑफ PO4 3 माइनस है। यानी कि बेटा अगर इसके आपके पास 1 मोल होता तो सिर्फ इसमें इसके फॉस्फेट के कितने होते हैं, फॉस्फेट के इसमें 2 मोल होते हैं, और फॉस्फेट के अंदर ऑक्सीजन है, एक फॉस्फेट आयन में 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे, इसमें 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं। कितने हैं, इसमें 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं। बोलो भाई, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको ये कितना दिया है, ये दिया है आपको 1/4 मोल। अगर ये आपके पास 1/4 मोल है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 1/4, दैट इज कितना, 2 एटम्स। कितना, 2 एटम्स विल बी द करेक्ट आंसर। 2 एटम्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? अच्छा एक सेकेंड, ये आपको 1/4 नहीं दिया है। ओके, ये आपको 1/4 नहीं दिया है, ये आपको 1/4 दिया है। कह रहा है विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। देखिए अगर ये 1/8 हो जाएगा तो ये एक एटम हो जाएगा, ये एक एटम हो जाएगा। अब बेटा ये आपको कितना दिया है, ये आपको 1/4 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 इंटू 4, दैट इज 1/32 हो जाएगा भाई। करेक्शन, ये हो जाएगा आपका 1/32। अब 1/32 कितना होता है, 1/32 अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट, क्या जाएगा आपका 0.1 पॉइंट का 0, 1 और 0 और 3125 के बराबर। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड, 0.3125 के बराबर। ठीक बात, कर लेंगे ऐसा सवाल भी। आइए नेक्स्ट कह रहा है a gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in the ratio of 1:4 by weight। आपके पास एक गैशियस मिक्सचर है और इसके पास बाय वेट आपका रेशियो है कितना, 1:4। कह रहा है therefore the ratio of their number of molecules is। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मोल्स के। तो आप मोल्स का रेशियो निकालिए या मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालिए, एक ही बात है। अभी आपको बताते हैं कैसे। देखिए क्या है आपके पास, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, यानी कि ऑक्सीजन इज टू नाइट्रोजन, इसका गिवन वेट का रेशियो है, मान लीजिए अगर ये 1 ग्राम है तो ये 4 ग्राम के बराबर है। आइए इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/32। गैसेस है ना, गैसेस, तो हम क्या करेंगे, O2 और N2 लिखेंगे, तो 1/32 और ये हो जाएगा 4/28। अब आपको देखिए क्या पूछा है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो मोल्स निकालिए, मॉलिक्यूल्स निकालिए। ऐसा मैंने क्या क्योंकि ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स आए, तो देखिए मॉलिक्यूल्स कैसे आ जाएंगे, आपको सिर्फ Na से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा Na/32 और ये हो जाएगा आपका Na/7। ठीक है, तो ये रेशियो आ रहा है इनका। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूल ऑफ N2 किसके बराबर है। देखिए ये है आपका Na/32, ये है आपका Na/32
और ये है आपका Na/7 के बराबर। तो कितना रेशियो है बेटा, ये आ गया आपका 7/32 के बराबर, एंड 7/32 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलो भाई, कर लेंगे ऐसे सवाल, इजी टाइप क्वेश्चंस। आइए थोड़ा सा और क्वेश्चंस करते हैं। कह रहे हैं m ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन वेपराइज्ड ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 5.6 लीटर एट एनटीपी। कह रहा है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी, इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। देखिए सबसे पहली बात, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है कितना, ये हो जाएगा आपका गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, एक मोल का ऑब्वियसली, ऑफ वन मोल, ऑफ वन मोल। वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम कितना है बेटा, ये आपके पास है 5.6 लीटर, और ये होता है आपका 22.4 लीटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ गई 1/4। अब नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है क्या, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट ही आपको निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा गिवन वेट, कितना लिया था आपने लिया था m ग्राम, तो ये हो जाएगा m, और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1/4, दैट इज 4m इज द करेक्ट आंसर। 4m हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। बताओ भी, कर लेंगे ऐसे सवाल। देखिए अगर आप इस वीडियो को इस तरीके से देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और मैं सवाल कर रहा हूं, तो बहुत गलत तरीका है। नहीं भाई, आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा कि आप देख रहे हैं और चलते, ठीक है, ऐसा मत कीजिए। आइए नेक्स्ट, कह रहे द मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 गैस एट STP। देखिए 100, देखिए आप हमेशा याद रखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, ये 1 ml के बराबर होता है। कहता है द मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 गैस, यानी कि ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 112 अपॉन 22400 के बराबर, दैट इज कितना 1/200 इसके मोल्स आ रहे हैं। आपको निकालना है इसका मास, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और गिवन वेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गिवन वेट की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स कितना 1/200, और मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 16 ग्राम के बराबर, ठीक है, 16 ग्राम के बराबर। दैट इज ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8/100 ग्राम्स, दैट इज 0.08 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा, 0.08 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कर लेंगे भाई ऐसा सवाल भी। आइए नेक्स्ट, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एटम्स इक्वल्स टू डोज इन 12 ग्राम मैग्नीशियम। वैसे किस में एटम्स होंगे जो कि 12 ग्राम मैग्नीशियम के बराबर होंगे। पहले देखते हैं कि 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे। भाई देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं मैग्नीशियम में, कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 12/24, दैट इज हाफ। इसमें एटम्स कितने आएंगे बेटा, इसमें एटम्स आएंगे कितने, Na/2 के बराबर, Na/2 के बराबर इसमें एटम्स आएंगे। अब बाकियों में देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने, यानी कि कुल मिला के आपको नंबर ऑफ मोल्स देखने थे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं कितने, 1, तो ये हो जाता है 1 × Na, 1 × Na के बराबर। एक बार बाकी ऑप्शंस भी देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहा है, ये आ रहा है आपका 7/28, दैट इज 1/4। लेकिन आपको निकालने हैं अब एटम्स। कैसे निकालेंगे, आप एटम्स बोलेंगे सर ये 1/4 तो मॉलिक्यूल्स हैं Na, और एटम्स के लिए कर देंगे ×2, दैट इज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Na/2 के बराबर ही। ये तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ये तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। एक बार ऑप्शन नंबर 3 भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं बेटा इसमें कितने, दैट इज 1, और अगर आपको एटम्स निकालना है तो पहले हो जाएगा 1 × Na मॉलिक्यूल और मल्टीप्लाइड बाय 2 एटम्स, तो यानी कि ये कितने आ रहे हैं, ये आपके 2 Na एटम्स आ रहे हैं, दीज आर 2 Na एटम्स। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। वैसे ही ये करेक्ट हो चुका है। बोलो भाई, कर लोगे ऐसे सवाल भी, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द लीस्ट, इनमें से सबसे कम वजन किसका होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास है 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। 2 ग्राम एटम, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है 2 मोल नाइट्रोजन एटम की, किसकी, 2 मोल नाइट्रोजन एटम की बात कर रहा है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली 28 ग्राम के बराबर हो चुका है। कितना, 28 ग्राम के बराबर हो चुका है। नेक्स्ट देखिए 3 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, यानी कि यहाँ पे कितने की बात हो रही है, ये हाफ Na के बराबर है, यानी कि ये हाफ मोल ऑक्सीजन एटम की, सॉरी कार्बन एटम की बात कर रहा है। हाफ मोल कार्बन एटम कितने ग्राम का होता है, ये आपका 6 ग्राम का होता है। कितना, 6 ग्राम का ये होता है। नेक्स्ट देखिए आपके पास कह रहा है 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल सल्फर सीधा सीधा लिख देते हैं, कितना, ये हो गया आपका 32 ग्राम का। कितना, 32 ग्राम। 7 ग्राम ऑफ सल्फर, ये कितना है, 7 ग्राम, सीधा है दे दिया, ये कितना है, ये 7 ग्राम के बराबर है।
कुछ नहीं दिया, लिखा है 7 ग्राम, तो 7 ग्राम है। तो सबसे कम कौन है इनमें से? दिख गया होगा आपको, चमक गया होगा, 6 ग्राम इज द लीस्ट वेट। इसमें से 6 ग्राम ही सबसे कम वजन है इन गिवन अमंग द फॉलोइंग। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बेटा द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन, इनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है? देखिए, आपको कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, आपको नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं। क्या? नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं और मल्टीप्लाई कर देने हैं Na से, यानी कि आप मॉलिक्यूल्स निकालिए या मोल्स निकालिए, एक ही बात है। कह रहा है 36 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? या जाएंगे 36/18, कितना जाएगा? 36/18 के बराबर, दैट इज 2। और इसके आगे बस Na लिख दीजिए, ये लो आ गए मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात। कह रहा है 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हो गया बेटा आपके 28/28, दैट इज 1 × Na के बराबर। बिल्कुल ठीक। 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, यानी कि ये इथेनॉल की बात कर रहा है, C2H5OH, इसका मॉलिक्यूलर वेट 46 ही होता है। और इसमें n की वैल्यू इसमें भी कितनी आ जाएगी? ये भी आपके 1 Na के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली। कह रहा है 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। आइए, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी कि ये N2O5 की बात कर रहा है। एक बार इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, ये कितना आएगा? देखिए, आ जाएगा 28 + 80 के बराबर। कितना? 28 + 80 के बराबर, दैट इज 108। कितना? 108 के बराबर ही आ जाएगा, 108 के बराबर। तो देखिए, हम इसमें क्या बोलेंगे? हम इसमें बोलेंगे सर इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? ये हो जाएंगे आपके 54/108, दैट इज हाफ, और मल्टीप्लाई कर दीजिए Na, हाफ Na के बराबर। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में आ रहे हैं? लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑप्शन नंबर 1, 36 ग्राम ऑफ वाटर में ही आ रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है 4.4 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्यूपाइज 2.24 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी, द गैस कुड बी, ये गैस कौन सी हो सकती है? एक बार देखते हैं कि 2.24 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे आपके 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4 के बराबर, दैट इज लीटर, दैट इज 1/10 मोल्स। एक बार नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा? यहां से मुझे मॉलिक्यूलर वेट उस गैस का पता चलने वाला है। गिवन वेट बेटा आपके पास है 4.4 ग्राम अपॉन डिवाइडेड बाय 1/10, दैट इज 44 ग्राम पर मोल उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट होने वाला है। कितना? 44 ग्राम पर मोल उस गैस का वेट होने वाला है। एक बार देखते हैं N2O का, देखिए कितना हो जाएगा? N2O का हो जाएगा आपका 28 + 16, ये कितना होता है? ये होता है 44। हाँ, तो ये हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो सिर्फ 28 ही हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये होती है 44, तो दोनों ही 44 आ रहे हैं, 1 and 3 बोथ, तो 1 and 3 बोथ, ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या ये सवाल? मुझे बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, आई तो आगे बढ़ते हैं। An oxide of metal has 40% by mass of oxygen, फिर कहता है कि मेटल M has atomic mass of 24, the empirical formula of the oxide is। देखिए empirical formula किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कह रहा है मेटल ऑक्साइड है आपके पास, मेटल ऑक्साइड क्या है आपके पास? मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल आपके पास है 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मेटल आपके पास है बेटा कितना? मेटल आपके पास 60% और ऑक्सीजन आपके पास कितना? 40%। तो हम क्या करते थे? पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते थे, ये हो जाता है मेरा 60 ग्राम और ये हो जाता है मेरा 40 ग्राम। फिर क्या करते हैं? फिर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, डिवाइडेड बाय कितना? ये आपको 24 दे रखा है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय हाउ मच? डिवाइडेड बाय 60। ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 60। तो किससे? 6 से चलो, ये हो जाएगा 10/4, और ये कितना हो जाएगा? ये 4 से चले जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10/4। तो दोनों ही सेम आ रहे हैं, दोनों को आप 2/5 डिवाइडेड बाय सीधा 10/4 कर दो, डिवाइडेड बाय 10/4 कर दीजिए। ये भी 1, ये भी 1। तो भाई सिंपलेक्स ऑक्साइड क्या आ रहा है? ये आपका M1O1 आ रहा है, दैट इज MO के बराबर। MO यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? आइए नेक्स्ट कह रहा है इफ 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले रिएक्शन लिखिए, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे BaCl2 प्लस क्या करेंगे? Na3PO4, Na3PO4 से रिएक्शन बनाएंगे, क्या बनेगा? आपका बनेगा BA3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, और ऑब्वियसली NaCl, और ऑब्वियसली आपका NaCl बनेगा। देखिए इसको क्या करना है हमें, बस क्या करना है?
बैलेंस करना रिएक्शन को। ये बेरियम यहाँ पे 3 होने चाहिए, 3 बेरियम होने चाहिए। फिर फॉस्फेट फॉस्फोरस, ये भी मेरे 3 ही आने चाहिए। एक सेकेंड, फॉस्फोरस होल ट्वाइस है, हाँ ये मेरे 2 आने चाहिए। यहाँ पे 6 हो गए ना, तो ये हो जाएगा मेरे 6 NaCl। ओ नो, ओ नो, एक सेकेंड फिर से करते हैं। ये 3 है तो ये 3 होने चाहिए ना, ठीक है। और फॉस्फोरस हो गए बेटे आपके कितने, 2, तो ये हो जाएगा 2। क्या सब कुछ बैलेंस है? अब NaCl कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 और ये 6, हाँ ये हो जाएंगे 6, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए एक बार मैच करके देखते हैं। आपके पास 3 बेरियम है, आपके पास 6 Cl है, 6 Cl है, आपके पास 6 Na है, 6 Na है। फॉस्फोरस फॉस्फेट ओवरऑल आपके पास फॉस्फेट 2 है, ओवरऑल फॉस्फेट 2 है, बिल्कुल ठीक बात है। आइए, यानी कि अगर इसके 3 मोल होंगे तो इसके 2 मोल होंगे। ये आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, बेरियम क्लोराइड के हैं 0.5 हैं, और इसके कितने हैं, इसके हैं 0.20 के बराबर है। एक बार क्या करेंगे, इसका लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे स्टाइकियोमेट्री से, डिवाइडेड बाय 3, इसकी डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 0.167 के बराबर एंड दिस विल बी 0.10 के बराबर। तो ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब ये आपका सोडियम फॉस्फेट आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। सोडियम फॉस्फेट आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। अब कैसे करेंगे, अब आप बोलेंगे कि सर सोडियम फॉस्फेट के 2 मोल Na3PO4 से आपको 1 मोल क्या मिलता है, बेरियम फॉस्फेट मिलता है। आपको 1 मोल बेरियम फॉस्फेट मिलता है। इसके मोल्स कितने गिवन है, इसकी 0.2 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0.1 हो जाएगा। तो 0.1 विल बी, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, क्या आप कर लेंगे ये सवाल, क्या कर लेंगे ऐसा सवाल, कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस। ये रहा सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको इन 2 रिएक्शन से प्रिपेयर किया जाता है। पहला है, क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड। SO3 कितना बनेगा, कितना, 1 मोल एसिड से। देखिए पहले देखते हैं कि 1 मोल अगर आपके पास एसिड है तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूं कि देखिए 1 मोल एसिड से पहले मेरे पास 8 मोल SO2 बनते हैं, फिर 2 मोल SO2 से मेरे 2 मोल SO3 बनते हैं। देखिए वो कहना चाह रहा है कि देखिए आपका सबसे पहले अगर आप एक एसिड लेंगे तो एक एसिड से आपको 8 SO2 बनेंगे। कितने, आपको 8 SO2 बनेंगे। फिर बोलना चाह रहा है वो कि 2 SO2 से आपके 2 SO3 बनेंगे, यानी कि कुल मिला के 1 SO2 से आपका 1 SO3 बनेगा। ये सही बात है। तो 1 SO2 की जगह मैं सीधा SO3 लिख दूं, यानी कि एक एसिड से मुझे 8 SO3 मिलेंगे। इन शॉर्ट बात ये है, कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड। ये 1 मोल है तो मुझे 8 टाइम्स SO3 मिलेगा, दैट इज 8 इंटू सल्फर कितना हो गया, सल्फर हो गया देखिए आपका 32 और ये हो गया आपका 48। 32 और 48 कितना हो गया, 32 और 48 आपका हो गया 80 के बराबर, 80। तो ये कितना ग्राम है भाई, ये आपका 640 ग्राम के बराबर, कितना, 640 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से देखो, 3 लाइन का क्वेश्चन था, 3 लाइन का क्वेश्चन था, बिल्कुल ठीक बात। आइए नेक्स्ट करते हैं। कहता है पार्शली ड्राइड क्ले मिनरल कंटेन्स 8% वाटर। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, एक बार सब बच्चे अटेंड करके देखें। कह रहा है पार्शली ड्राइड क्ले मिनरल हैज 8% वाटर, द ओरिजिनल सैंपल कंटेन्ड 12% वाटर and 45% silica. The percent of silica in the partially dried sample is nearly. आपको ये निकालना है। कैसे करेंगे सवाल को, देखिए आपके पास 2 सैंपल हैं, एक है आपके पास ड्राई, पहले लिख देता हूं, एक है आपके पास वेट और एक है आपके पास ड्राई सैंपल। इसमें क्या है, देखिए इसमें है सिलिका, इनमें है सिलिका, इनमें है वाटर। क्या क्या रेशियो दिया आपको, देखो पहले में आप देखेंगे तो कह रहा है वो कि पार्शियली ड्राइड मिनरल में 8% वाटर, ड्राई वाले में क्या है 8% वाटर है, और कह रहा है कि द ओरिजिनल सैंपल कंटेन 12% वाटर, ओरिजिनल में 12% वाटर था, एंड 45% सिलिका, और उसमें 45% सिलिका भी था, उसमें 45% सिलिका भी था। सही बात, इतनी बात तो समझ में आई कि ये मिला के क्या था 45 और 12 ये हो गया 57, तो बाकी का 40% 43% क्या चीज है, सोच के देखिए बाकी का 43% क्या चीज है, यही हमें फाउंड आउट करना है। भाई बाकी किस चीज का सैंपल है, ये क्ले का मिनरल है, क्ले का, तो बाकी का क्या है बेटा, बाकी ऑब्वियसली सर क्ले ही है, बाकी जो है वो क्ले ही है। वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे हो जाएगी 43% के बराबर, 43% के
बराबर। क्या ये बात समझ में आती है आपको? बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन द पार्शियली ड्राइड सैंपल इज, तो इस सिलिका में इसका कितना होगा? देखिए मान के चलिए, अगर ये मान लेते हैं x% है, अगर ये x% है तो बताइए इसमें क्ले कितनी होगी? क्ले कितनी लिखूं? ऑब्वियसली 8% तो यही है, ये हो जाएगी आपकी 92 माइनस ए 92 माइनस x परसेंटेज के बराबर, यानी कि इसका टोटल परसेंटेज कितना आ जाएगा? 92, यानी कि ये तो हो गया ना 100, इसमें ये 100 में से तो मैंने माइनस कर दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे अगर आपको देखना कैसे आ जाएगा, 100 में से आपने 8% और x% माइनस किया तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 92 माइनस x% के बराबर, यानी कि 92 माइनस x। सही बात है। अब इन सबको आप परसेंटेज को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब सोचने की बात है सर x कैसे फाइंड करें? देखिए बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ये देखिए कि आपके पास बस एक सैंपल है, आपने उसमें से पानी उड़ाया है। क्या टोटल अमाउंट, अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इन सब परसेंटेज को ग्राम में लिख दूं, ग्राम में, तो मुझे एक चीज बताइए, क्या टोटल अमाउंट सिलिका का और क्ले का चेंज हुआ है? क्या इनका टोटल अमाउंट चेंज होगा? बस पानी ही, अरे इनका परसेंटेज गिरा, जो भी हुआ होगा परसेंटेज का, पर टोटल अमाउंट इनका जो रेशियो होगा वो तो बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये क्या है, आपको अगर ठीक से दिखे, हाँ ठीक है ऐसे दिख रहा होगा, चलो एक बना के दिखा देता हूं आपको, आप एक बार क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सिलिका का मटेरियल है, ठीक है, इसमें से स्टार्टिंग में से बेटा इतना पानी चला गया और इतना इसके पास क्या था? सिलिका था, और बाकी का इसके पास क्या था? बाकी का इसके पास मैं कह देता हूं ये आपके पास क्ले था और ये आपके पास सिलिका था, और ये पानी ये उड़ गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अब मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है कि अब मेरे पास कुछ ऐसा हो गया कि ये थोड़ा कम हो गया, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, और ये भी ऐसा हो गया, पानी आपने थोड़ा ज्यादा उड़ा दिया। देखिए ओवरऑल जो इनका रेशियो है किसका? क्ले का और सिलिका का, ये कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पानी तो दोनों में से उड़ाना है, दोनों सैंपल में से आपने पानी उड़ाया, तो जो रेशियो है क्ले और सिलिका का वो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैं बोलूंगा कि ओरिजिनल, मैं बोलूंगा रेशियो ऑफ सिलिका अपॉन क्ले, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो रेशियो था वो अभी भी होगा, यानी कि 45/43 विल बी इक्वल्स टू x अपॉन 92 माइनस x के बराबर। यहाँ से आप इजीली x फाइंड, आपको परसेंटेज ऑफ सिलिका फाइंड करना ना, यहाँ पर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 92 इंटू 45 माइनस 45x इक्वल्स टू 43x के बराबर। एक बात, वहां जाके हो जाएगा 92 इंटू 45 इज इक्वल्स टू हाउ मच? इज इक्वल्स टू 88x के बराबर, और यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मैं फटाफट से फाइंड करके बता देता हूं। देखिए ये आ रही है आपकी 47.04%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 47% के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। वैसे भी आप देखिए, वैसे भी कर सकते थे कि स्टार्टिंग में देखिए आपके पास 45% सिलिका था और 43% क्ले था, तो आपने क्या किया? थोड़ा पानी उड़ाया ही तो है, तो दोनों का परसेंटेज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। इसका कितना हो गया? इसका 45 से 47 हो गया होगा, और बाकी इसका भी थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज ही किया होगा, ठीक है, इसका भी 45 के आसपास हो गया होगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, कहता है हीमोग्लोबिन फ्रॉम आरबीसीज ऑफ मोस्ट मैमल्स कंटेन अप्रोक्सीमेटली 0.33% ऑफ आयरन बाय मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज 67200। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन। देखिए इन क्वेश्चंस को भी एक तरीके से किया जाता है। मान लीजिए ये आपकी आरबीसी है, क्या है? ये आपकी मान लीजिए ये आपकी क्या? ये आपकी आरबीसी है, और इसमें जो है ये परसेंटेज ऑफ, इसमें आपका इतना परसेंटेज हीमोग्लोबिन का है, जो कि कितना है? 0.33%, यानी कि 1/3% है, ठीक है। अब अगर आप इसको 100 लेते हैं तो ये 1/3 है, आप इसे 1000 लेते हैं तो ये 10/3 है, आप इसे 10,000 लेते हैं तो ये कितना है? ये 100/3 हो जाएगा। यानी कि इसका मैं बोलूंगा कि रेशियो ऑफ आरबीसी, लिखता हूं बेटा इसमें, रेशियो ऑफ आरबीसी अपॉन, फिर रेशियो नहीं, मैं लिखता हूं परसेंटेज ऑफ आरबीसी अपॉन परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि अगर ये 100 U के बराबर है तो ये कितना? ये 1/3 U के बराबर है। समझ में आती बात? अब ये वैल्यू किसके बराबर है?
वो कह रहा है कि ये आपके पास कितना मॉलिक्यूलर मास इसका है 67200, ये है 67200। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे वेट ऑफ आयरन कितना, मैं बोलूंगा देखिए अगर इसका वजन इतना है तो वेट ऑफ आयरन, क्या वेट ऑफ आयरन मैं यहां से निकाल सकता हूं, अगर ये 100 है तो वेट ऑफ आयरन कितना 1/3, तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट ही आनी चाहिए। यानी कि वेट ऑफ आयरन कितना आ जाएगा, वेट ऑफ एफ आ जाएगा कितना, यह जाएगा मेरा ये 00 से 00 कैंसिल, यह जाएगा मेरा 672 मल्टीप्लाइड 3 के बराबर। ये कितनी वैल्यू होती है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं 1/3, कितना हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 224 ग्राम के बराबर। ग्राम नहीं सिर्फ यू लिखेंगे, यू 224 यू यूनिफाइड मास के बराबर, 224 यू के बराबर। अब देखिए हमें निकालना है कि हमारे पास इसमें कितने आयरन के एटम्स हैं। मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक आयरन एटम होता, मैं लिखूंगा कि अगर मेरे पास एक आयरन एटम होता, 1 Fe एटम अगर मेरे पास होता तो ये 56 यू के बराबर होता, कितना 56 यू के बराबर होता। तो बेटा 224 में कितने होंगे, 224 डिवाइडेड बाय 56 होंगे, दैट इज हाउ मच, दैट इज 4 एटम्स के बराबर है। एक हीमोग्लोबिन में इसका मतलब आपके पास कितने एटम्स हैं, आपके पास 4 एटम्स हैं आयरन के। बोलो भाई क्या आपको ये एंजाइम वाले क्वेश्चन के लिए हम कहते हैं, इसका मैंने आपको एक एक्सटेंडेड वीडियो भी दिया था, ये क्वेश्चन मैंने उसमें भी दिया था। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं आता है बताइए। ठीक है चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन A + 2B gives C 5 moles of A and 8 moles of B will produce। देखिए किसका, एक लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है ये। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन आपसे, कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए आपके पास है A + 2B एंड इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स C। कह रहा है आपके पास A के कितने मोल्स हैं, A के आपके पास 5 मोल्स हैं और B के आपके पास 8 मोल्स। आप इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, आप नंबर ऑफ मोल्स को स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं। ये आ जाएगा आपके 5 के बराबर और ये आ जाएगा आपके स्टाइकियोमेट्री इसकी 2 है तो ये आ जाएगा 4 के बराबर। 5 ज्यादा होता है 4 के बराबर, तो इसका मतलब B आपका क्या है, B आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है, B इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक बात है। फिर आप बोलेंगे आपको क्या दिया है, 5 मोल्स ऑफ A एंड 8 मोल्स ऑफ B। यानी कि अगर 1 मोल B का होता, अगर 1 मोल B का होता, इनफैक्ट 2 मोल अगर B के होते तो 1 मोल आपका C का बनता, 1 मोल C बनता। तो इसके 1 मोल B से कितने बनते, आपके हाफ मोल C के बनते। और अगर आपके पास इसके पास 8 मोल ऑफ B हैं तो कितने बनेंगे, आपके पास 4 मोल C। तो 4 मोल विल बी द करेक्ट आंसर, 4 मोल्स ऑफ C विल बी फॉर्म्ड। बोलो भाई क्या आप ऐसा सवाल कर लेंगे। आइए लिमिटिंग रिएजेंट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं NH3 इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास एक हेबर्स प्रोसेस गिवन है। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 0.25 मोल ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड व्हेन 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विद 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। देखिए आपके पास रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3, ऐसा कुछ रिएक्शन है आपके पास। देखिए आपके पास कितना दिया है इन एन एक्सपेरिमेंट 0.25 कितने से 0.5 मोल अमोनिया, ये आपके पास 0.5 और ये भी आपके पास 0.5 है। बेटा लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मोल को स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे। ये जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 3। तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये आपका ज्यादा वैल्यू है और हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट। कुल मिला के बात ऐसी कि हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। आप जानते हैं कि 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता, हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता। इसका मतलब इसके 1 मोल से 2/3 यानी कि 2/3 मोल अमोनिया बनता। और इसके हाफ मोल से कितना बनता, ये बनता मेरा 2/6 मोल ऑफ अमोनिया। 2/6 यानी कि अमोनिया कितना फॉर्म्ड है, फॉर्म्ड कितना और अमोनिया 2/6 का मतलब हो गया 1/3 मोल, 1/3 मोल अमोनिया बन रहा है। और आपको कितना मिला है, आपको मिला है 25%। यानी कि हम बोलेंगे कि परसेंटेज यील्ड कितनी है, कि आपके पास कितना है, आपके पास 1/4 यानी कि 25 है और आपको मिलना चाहिए था 1/3। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यह आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज हाउ मच, दैट इज 75% इज योर परसेंटेज यील्ड। क्या 75% इज योर परसेंटेज यील्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही बात है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आपके पास एक और रिएक्शन है, कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन दिस रिएक्शन इज। इक्विवेलेंट वेट फॉस्फोरिक एसिड का इस रिएक्शन में क्या होगा। देखिए आपके पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे हाइड्रोजन यूज हो जा रहे हैं। इस फॉस्फोरिक एसिड के सारे क्या हो रहे हैं,
हाइड्रोजन यूज हो जा रहे हैं, आपके पास 6s2 बन रहा है ना, यानी कि पूरे के पूरे तीनों हाइड्रोजन ये अपने दे रहा है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, इसका एन फैक्टर हो गया आपके 3 के बराबर। कितना आ गया बेटा, 3 के बराबर। कितना आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर, आपका इक्विवेलेंट वेट क्या वैल्यू होता है, आप बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 98 और डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 32.33, 32.67 के बराबर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। कर लेंगे भाई ऐसा सवाल भी, अगर कर लेंगे तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड वुड बी नीडेड टू न्यूट्रलाइज 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए आपके पास क्या रिएक्शन हमने अभी अभी देखी, आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और किसकी रिएक्शन है, फॉस्फोरिक एसिड, और आपके पास H3PO4 की रिएक्शन है। क्या बनता है आपका, बनता है इसमें मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg2, इनफैक्ट Mg2 भी नहीं, Mg3PO4 होल ट्वाइस, ये बन गया आपका मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है, एक सेकेंड, आपके पास क्या Mg3PO4 ये हो जाएगा 3 नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय 2। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। फिर देखिए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड वुड बी न्यूट्रलाइज, इनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहने चाहिए। ये मैं बोलूंगा कि देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक बार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वेट आपको दिया है 58.2, यानी कि इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। सही बात है, तो इसका वेट कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इसका वजन कितना है, मैं बोलूंगा इसका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 इक्वल्स टू वेट अपॉन 2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2। इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वजन कितना दे रखा है बेटा 100 ग्राम, ये हो जाएगा आपका 100 और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट है 58.3 और एन फैक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 के बराबर। गिवन वेट ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 98 डिवाइडेड बाय 3, कितना 98 डिवाइडेड बाय 3। आप यहां से वेट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वेट की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 98/3, 100 इंटू 98/3 इंटू 2, नीचे आ जाएगा आपका 58.3 के बराबर, 58.3 के बराबर। आप जब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के आपका आंसर लगभग 112 ग्राम के आसपास आना चाहिए। कितना, आपका आंसर लगभग 112 ग्राम यानी कि 112 ग्राम के आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। कह रहा है A1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट गिव्स A2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट। देखिए कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे देखिए आपके पास कोई एलिमेंट है, वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक एलिमेंट का ऑक्साइड बना रहा है। देखिए A1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट, ये आपके पास A1 ग्राम है और ये आपके पास कितना है, ये आपके पास A2 ग्राम है, गिव्स A2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। बताइए ऑक्सीजन का वजन कितना हो जाएगा। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप इसमें अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 के बराबर। कितना, A2 माइनस A1 के बराबर। फिर हम बोलेंगे कि आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट। हम बोलेंगे वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड। वेट ऑफ एलिमेंट कितना है, ये है आपका A1, इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, वेट ऑफ ऑक्साइड कितना है A2 माइनस A1 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड कितना होता है, ये होता है 8 के बराबर। तो कितना आ गया भाई, E की वैल्यू आ गई आपकी 8A1 अपॉन A2 माइनस A1 के बराबर इज इक्वल्स टू 8A1 अपॉन A2 माइनस A1। कौन सा ऑप्शन है, 8A1 अपॉन A2 माइनस A1। ऑप्शन नंबर सी इज, सॉरी सी नहीं, सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट, कहता है A1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट गिव्स A2 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट इज। सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, फिर से बोल रहा है कि आपके पास एलिमेंट ये है और उसने क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एलिमेंट का क्लोराइड बनाया। ये आपके पास A1 है, A1 ग्राम ऑफ एलिमेंट गिव्स A2 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड, ये आपके पास A2 है, ये हो जाएगा A2 माइनस A1। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं कि आपके A1 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट अपॉन ये हो जाएगा A2 माइनस A1 और इसका होता है 35.5। तो सिमिलर टाइप का आंसर आ जाएगा क्या, 35 इंटू 5 इंटू A1, 35 इंटू 5 इंटू A1 अपॉन A2 माइनस A। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है इन M1 ग्राम ऑफ अ मेटल A, if M1 gram of a metal A displaces M2 gram of another metal B from its salt solution and their equivalent masses are even in E2 respectively, then equivalent mass of A can be expressed as, equivalent mass of A कैसे express किया जाएगा। देखिए मैं कहूंगा आपका A
और बी के बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है। इसका वेट m1 दे रखा है और इसका वेट दे रखा है m, तो मैं बोलूंगा इसके ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी मैं बोलूंगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1 इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 2, यानी कि m1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू कुछ दी है, हाँ ये दी है E1, और ये हो जाएगा कितना m2 अपॉन E2 के बराबर। तो कह रहा है देन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मास A, यानी कि E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह जाएगी आपकी m1 इंटू E2 अपॉन m2 के बराबर, m1 इंटू E2 अपॉन m2 के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोलो भाई कर लेंगे ऐसा सवाल। आइए नेक्स्ट, कहता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोराइड MCl इज 74.5, द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल विल बी। काफी अच्छा क्वेश्चन। देखिए आपके पास कुछ मेटल है और वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कुछ मेटल क्लोराइड बना रहा है। आपको मॉलिक्यूलर मास क्लोराइड का दिया है MCl, आपको मेंशन भी है वो कैसा है, वो एक MCl टाइप का मास है, यानी कि द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल विल बी। देखिए अगर आप इसे ठीक से देखेंगे, इसके लिए MCl बन रहा है तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, n फैक्टर 1 हो गई। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो कितना होता है, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, अपॉन n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आ गया, ये मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही आ गया क्योंकि ये वैल्यू 1 है। इसका इक्विवेलेंट वेट ही कितना आ गया, ये आ गया 74.5 के बराबर। मैं कह सकता हूँ मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल है प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड आपको गिवन है कितना 74.5 और माइनस इसका कितना होता है, ये होता है 35.5 के बराबर। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा शायद 39 के आसपास। 39 कोई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, 39 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 39 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई कर लेंगे ऐसे सवाल। आइए नेक्स्ट, कहता है 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट बताना है। देखिए क्या है, काफी फेमस रिएक्शन है ये, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2। देखिए आपको कितना दिया है, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पहले इसमें निकाल दो, कितने हो जाएंगे 8/2 के बराबर, दैट इज 4 मोल्स आपको हाइड्रोजन के गिवन है। ऑक्सीजन की बात करें कितने हैं, ये तो हो जाएंगे आपके 32/32, दैट इज 1 मोल आपका इसका गिवन है। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मैं क्या करता हूं, मैं बोलूंगा मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय 1। इसके मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री हाफ, यानी कि ये आ गया 2। 4 और 2 में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो ऑक्सीजन ही आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन आएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा है ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये बात सही है। ऑक्सीजन एक्सेस में है, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट में नहीं। लास्ट देखो ऑप्शन तो आ ही गया फर्स्ट वाला, एक बार लास्ट वाली वैल्यू को देखते हैं। 40 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड, एक बार चेक करते हैं। देखिए इसका ऑक्सीजन आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट में। हाफ मोल O2 से 1 मोल पानी बनता, कितना 1 मोल पानी बनता। आपके पास ये गिवन कितना है, आपके पास 1 मोल O2 है, 1 मोल O2 से कितना बनेगा, 2 मोल पानी बनेगा, 2 मोल पानी। तो 2 मोल पानी का मतलब कितना है, ये आपका 36 ग्राम, यानी कि 36 ग्राम के बराबर है। 40 ग्राम नहीं है, कितना है 36 ग्राम है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a gas is found to contain 2.34 gram of nitrogen and 5.34 gram of oxygen, simplest formula of the compound is। देखिए जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना हो तो आपको परसेंटेज के टर्म्स में निकालना होता है। एक बार देखिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है, ये है आपके पास 2.34 अपॉन 2.34 प्लस 5.34 और आप इससे कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। पर फटाफट इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं ये वैल्यू कितनी आ रही है। हाँ जी ये मैंने निकाल लिया, ये आ रहा है बेटा आपके 30% के आसपास। कितना 30% ये आ रहा है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अपने आप ही निकालने की जरूरत नहीं, कितना हो जाएगा 70%। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन। हम मान के चलेंगे कंपाउंड आपका 100 ग्राम है तो ये हो जाएगा 30 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन है तो 14, नाइट्रोजन है तो 14 और ये आ जाएगा आपका 70 डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइडेड बाय 16। इसको भी करके देखिए ये लगभग 2.20 जा रहा है, 2.15 के आसपास आएगा। और ये वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 16 4 जा 72 होता है, लेकिन 4 जा नहीं जा रहा है। 16 4 जा 64 ठीक तो है, 16 4 जा 64, 32 64 फिर से 60 आ रहा है।
और ये आ जाएगा 6.5 के बराबर। ये शायद 2.25 जाना चाहिए, एक बार मैं फिर से करके देखूं। हो जाएगा 28 और फिर से आ जाएगा 20.15 ही जा रहा है भाई, और ये आ जाएगा 10 100 60 जाएगा ना, लगभग 3 ऐसे जाएगा, 4.3 आगे कुछ कुछ कुछ। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसमें से देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, हमने देखा 2.5, डिवाइड करेंगे इसे 2.15 से, इसे डिवाइड करेंगे 2.15 से। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या, ये वैल्यू तो एग्जैक्टली 1 के बराबर और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर। तो क्या है भाई, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। नाइट्रोजन आपके पास 1 है, ऑक्सीजन आपके पास 2 है, NO2 ही आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। NO2 शुड बी द करेक्ट आंसर। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इनसे कहां पे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे। आइए देखते हैं। 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम आपके पास दे रखा है, कितना, 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 1 बाय नंबर ऑफ मोल्स। देखिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए पहले, हो जाएगा 1/16 और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखूंगा तो 1/16 Na, और एटम्स भी इस केस में एटम्स से बिल्कुल सेम ही रहेंगे। इसको देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ये हो जाएगा बेटा आपका 1/32 और मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में हो जाएगा 1/32 इंटू Na, और अगर मुझे एटम्स लिखने हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू Na/32। सही बात है। अब देखिए लास्ट वाले को देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे कितने, 1/48 और मॉलिक्यूल्स के टर्म में हो जाएंगे Na/48 और एटम्स के टर्म में कितने, 3Na/48। अगर आप इन सबको क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि एक्चुअली आपका Na है, ये आपका Na/3 है, तो सब में एटम्स आपके सेम आ रहे हैं। ऑल ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। काफी बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1.2 लिखा होगा, ये इज 1.2 ग्राम पर ml। देयर आर 35 ड्रॉप्स इन 2 ml। 2 ml में कितने हैं, 35 ड्रॉप्स आ रहे हैं। कह रहे थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे। एक काम करते हैं, पहले ये देखते हैं कि एक ड्रॉप में कितने ml है। अच्छा देखिए आपके पास है 35 ड्रॉप्स, 35 ड्रॉप्स ये हैं आपके 2 ml। ठीक है, तो एक ड्रॉप का मतलब ये कितना ml हो गया, ये 2/35 ml हो गया। कितना हो गया, 2/35 ml हो। सही बात है। कह रहा था डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इस डेंसिटी को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना आ गया, ये आ गया डेंसिटी इन वॉल्यूम। डेंसिटी आपकी 1.2 ग्राम पर ml और वॉल्यूम है आपका कितना, ये आपका 2/35 ml। ml से ml कैंसिल, कितना आ गया, ये आंसर आया आपका 1 पॉइंट, यानी कि ये आ गया सीधा सीधा 2.4 डिवाइडेड बाय 35 ग्राम। ये आ गया आपके पास गिवन मास, ये आ गया आपके पास गिवन मास। कह रहा है मोलर मास आपको गिवन है, आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है। मोलर मास आपको गिवन है, मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। गिवन वेट कितना आ जाएगा, 2.4 डिवाइडेड बाय 35 और इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास बेटा 70 के बराबर। कितना है इसका मोलर मास, 70 के बराबर। आपको Na के टर्म्स में लिखना है ना, ठीक है Na के टर्म्स में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैं एक काम कर दूं, मैं इस 70 को लिख सकता हूँ 2.4, या फिर इसको ऐसे लिख दें, ये 2 से चला जाएगा, ये आ जाएगा 1.2/35 तो 35 के बराबर। ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो मॉलिक्यूल्स लिखने होंगे तो कैसे लिखूंगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे आपके 1.2/35 का होल स्क्वायर इंटू Na, 1.2 इंटू Na/35 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है। 1.2 इंटू Na इंटू 35 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे थे डेंसिटी इन ग्राम पर ml ऑफ 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% बाय मास। ठीक, देखिए आप इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और देखिए पहले आपको तरीका बता देता हूँ। तरीका क्या है, आपके पास 3.6 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है। मैं कह रहा हूँ
लेट वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना, लेट वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 लीटर। अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 3.6 आ गए, और सॉल्यूट के, और इसका वजन कितना आ गया, ये आ गया 3.6 इंटू 98 के बराबर, ये इसका आ चुका है। आपको निकालनी है डेंसिटी। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ये सोल्यूशन का, ये भी सोल्यूशन का। वॉल्यूम में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको कितना लेके चलना है, 1000 ml लेके चलना है। बस मुझे मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए। ये आपका सल्यूट का मास आ गया, किसका, सल्यूट का मास आ गया। एक काम करो, एक और इन्फॉर्मेशन दिए, 29% H2SO4 बाय मास, यानी कि 29% वेट बाय वेट। 29% वेट बाय वेट का मतलब ये है कि आपके पास 29 ग्राम H2SO4 है, 29 ग्राम H2SO4 है, डिवाइडेड बाय 100 ग्राम आपके पास क्या है, 100 ग्राम आपके पास सोल्यूशन है। तो मैं देखूं मेरे पास, अगर मेरे पास 3.6 इंटू 98 ग्राम H2SO4 है तो सोल्यूशन कितना हुआ, इसे x मान के चलते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 29 अपॉन 100 इंटू 3.6 और इंटू 98। ये x क्या है, ये आपका वेट ऑफ सोल्यूशन ही है। क्या है, ये आपका वेट ऑफ सोल्यूशन ही x है। आपके पास वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया, इस वैल्यू को बस आपको यहाँ पे पुट करना है। आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29 और आएगा नीचे आ जाएगा, एक सेकेंड, क्या जाएगा, x यहाँ गया, अरे ये x यहाँ गया तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 98 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 29। देखिए इसको, यह आ जाएगा नीचे 29, ऊपर आ जाएगा आपका 36 इंटू 98 इंटू 100। काटिए इस वैल्यू को। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली 1.22 ग्राम पर ml के आसपास आना चाहिए। 1.22 ग्राम पर ml के आसपास आना चाहिए। देखिए ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, बिल्कुल लॉजिकल तरीका है आपका। इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। आप इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन करेक्ट तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको लॉन्ग मेथड से मैंने करवा दिया, आप डायरेक्ट एक बार फॉर्मूला रख के खुद कर सकते हैं। करके बताइए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। An aqueous solution of ethanol has density 1.025 ग्राम पर ml and it is 2m. What is the molality of this solution? इस सोल्यूशन की मोलालिटी कितनी है? देखिए इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कितना, ये होता है आपका मोलारिटी अपॉन मोलारिटी प्लस मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000। ठीक है, आप इनडायरेक्ट मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है। लॉजिकली आप जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। देखिए डेंसिटी की वैल्यू आपको दी है 1.025 ग्राम पर ml के बराबर, और मोलारिटी की वैल्यू आपके पास 2 है। मोलारिटी स्मॉल m आपको निकालना है, ये हो जाएगा आपका 2। और मॉलिक्यूलर वेट, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट भाई कितना होता है, ये होता है आपका 46 के बराबर डिवाइडेड बाय 1000। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1.025 इक्वल्स टू 2 अपॉन m प्लस 0.092 के बराबर। ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 2 बाई m, स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी 1.025 माइनस 0.092। कितना आ जाएगा, आपका 1.025 माइनस 0.092 के, दैट इज ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 9 इज 3, दिस इज 9, 0.933 के बराबर। तो देखिए m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कर देते हैं। m की आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 0.93 के बराबर। देखिए अगर 2 बाय 1 होता तो आंसर 2 ही आता, ये 1 से कम है तो आंसर 2 से थोड़ा ही ज्यादा आना चाहिए, दैट इज 2.143 मोलल के बराबर। हेंस ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Can an aqueous solution of FeCl3 has a density of 1.1 gram per ml and contains 20% FeCl3? What is the molarity of this solution? देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको पूरा लॉन्ग मेथड से करवाया था, अभी मैं आपको शॉर्ट मेथड से करवा देता हूँ। ये हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये रहा आपका शॉर्ट तरीका। परसेंटेज वेट बाय वेट आपको गिवन कितना है 20, और डेंसिटी की वैल्यू भी आपको गिवन है 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10, और मॉलिक्यूलर वेट FeCl3 का कितना दिया है, ये दिया है 162 के बराबर। बेटा ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 इंटू 11 अपॉन 162 के बराबर, दैट इज
220 अपॉन 162 मोलर, 220 अपॉन 162 मोलर, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? देखिए ऑप्शंस देख के लग रहा है कि ऑप्शन सेकंड ही आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, 1.35 मोलर। ये तो अप्रोक्सीमेटली 2 ही है, ये 2 से तो थोड़ा कम ही वैल्यू है। वो तब होता जब ये 320 के आसपास होता, 322 के आसपास होता। 220 ओनली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम वाटर गेव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml। कह रहा है मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस आपको मोलैरिटी निकालनी है। फिर से देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बस बात ये है इसमें सर परसेंटेज वेट बाय वेट कितना होगा। देखिए एक काम करते हैं, हम अलग से परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल देते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट की क्या वैल्यू हो जाएगी? आपके पास यूरिया कितना है 120 ग्राम और टोटल सोल्यूशन का वेट कितना है? यह है 120 प्लस 1000 दैट इज 1120 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। बाद ये हो जाएगा आपका 1200 अपॉन 12, हाँ 1200 अपॉन 112 के आसपास। परसेंटेज वेट बाय वेट ये रहा आपका, दिया जाएगा आपका 1200 अपॉन 112 और डेंसिटी भी आपको गिवन है, ये है आपके पास 1.15 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यूरिया है तो ये हो जाएगा 60 के बराबर, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, लिया जाएगा आपका 200। फाइनल आंसर इज ये जाएगा आपका 115 इंटू 2 दैट इज 230 डिवाइडेड बाय 112 के बराबर। ये आंसर मेरा 2.05 मोलर के आसपास आ रहा है। कितना? 2.05 मोलर के आसपास आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बोलो भाई आता है समझ में? आता है तो आगे बढ़ता हूं। कह रहा है मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन एक्वस सॉल्यूशन इज 9 and 10 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन? अभी हमने ये सवाल किया था, हमने बोला था कि सर देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, रो आप डेंसिटी मान के चलिए, ये हो जाएगा आपका मोलैरिटी ऑन मोलैरिटी प्लस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट एम डैश डिवाइडेड बाय 1000। आपको डेंसिटी ही निकालनी है। कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 9, ये हो जाएगी 10 प्लस ये आपके पास 9, ये आपके पास 50 है एंड डिवाइडेड बाय 1000। ये हो जाएगा आपके पास 0.9 प्लस ये हो जाएगा 450 यानी कि 0.45 के बराबर, दैट इज 1.35 ग्राम पर ml हैज टू बी द करेक्ट आंसर। कौन सा? 1.35 ग्राम पर ml विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो भाई कर लेंगे ऐसा सवाल? कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। अच्छा ये तो हमने कर दिया है, इट इज ऑलरेडी डन। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इट इज ऑलरेडी डन बाय अस, ऑलरेडी डन। कह रहा है सोल्यूशन बेइंग ए ग्राम हैज मोलैलिटी बी। 1 ग्राम का सोल्यूशन है और उसकी मोलैलिटी कितनी है? बी है। कह रहा था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इफ द मास ऑफ सोल्यूट, अच्छा ठीक है, इफ द मॉलिक्यूलर मास आपको सोल्यूट का निकालना है, इफ द मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन वेट दिया है कितना? सी ग्राम के बराबर। देखिए हम क्या करेंगे, आपको मोलैलिटी पहले निकालते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, और अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये हो जाएगा आपका गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सोल्यूशन। क्यों लिखा? मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक बात, ठीक है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। मोलैलिटी। अब एक बार देखते हैं क्या क्या दे रखा है आपको। मोलैलिटी की वैल्यू दे रखी है, मोलैलिटी आपकी बी है। ठीक है, आपको वेट कितना दे रखा है इसका? द मास ऑफ सोल्यूट सी, ये आपको सी दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको सोल्यूशन का वेट दे रखा है ए ग्राम। देखिए सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सोल्यूशन, ये बात आप मानते हैं? यानी कि सॉल्वेंट का वजन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सोल्यूशन का कितना है ए, और सोल्यूट का कितना है? ये है सी, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी के बराबर। तो वैल्यू आ जाएगी ये ए माइनस सी के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय 1000 इसे कर दीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू कितनी आ गई? मॉलिक्यूलर वेट की आ गई आपकी वैल्यू, ये उधर जाएगा, ये आ जाएगा सी इंटू 1000 अपॉन बी टू ए माइनस सी। सी इंटू 1000 अपॉन बी इंटू ए माइनस सी, ऐसा कुछ है। सी इंटू 1000 अपॉन बी इंटू, पहला ही ऑप्शन सी बाई बी इंटू 1000 अपॉन ए माइनस सी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। बोलो भाई कर लेंगे ऐसा सवाल भी? कर लेंगे। तो आगे देखिए कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन बेंजीन इज 0.2।
देन व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूट, इस सॉल्यूट की मोलैलिटी कितनी होगी। देखिए पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं क्या, यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देते हैं। ठीक है, तो एक एक करके NB और WA की वैल्यू निकालते हैं। देखिए आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ B है कितना, 0.2 के बराबर। आप इसे लिख सकते हैं बेटा NB अपॉन Na प्लस NB के बराबर ऐसे। तो यहाँ से मुझे NB की वैल्यू आ गई मोल कितना 0.2, तो ये तो मिल गया मुझे, ये मुझे मिल गया। वेट ऑफ है यानी कि Na की वैल्यू भी मिल जाएगी मुझे कितनी, 1 माइनस 0.2 दैट इज हाउ मच, ये आ जाएगा आपका 0.8 के बराबर, 0.8। तो WA भी आ जाएगा, सॉल्वेंट आपका क्या है, बेंजीन है, ये हो जाएगा 0.8 इंटू 78 के बराबर। सही बात है बिल्कुल। तो देखिए सब वैल्यूज मुझे मिल चुकी हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको, NB की वैल्यू है 0.2 और वेट ऑफ 8 है 0.8 इंटू 78 और मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये वैल्यू आ जाएगी 4 और 4 से कट जाएगा तो ये जाएगा 250 बाय 78 के बराबर। ये वैल्यू मेरी लगभग 3.2 मोलर के बराबर आनी चाहिए। कितनी, 3.2 मोलर के बराबर आनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्यूट करेक्ट ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040, अज्यूम द वाटर टू बी ऑफ 1 ग्राम पर ml। क्या निकालना है आपको निकालना है मोलैरिटी, आपको निकालनी है मोलैरिटी, कैपिटल M इक्वल्स टू 5, और आपको निकालना है इथेनॉल इन वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज। देखिए आपको ये होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये मुझे किस में चाहिए, ऑब्वियसली अगर ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, लेकिन मुझे सोल्यूशन का चाहिए। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना है, ये है 4 इंटू 10 की पावर -2। सही बात है, 4 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि ये हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। तो NB की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, NB की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 10 की पावर -2। सर Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये 0.040 है, यानी कि 0.04, ये कितना है, इसको मैं लिख दूं 0.04, दूसरे को आप 0.96 लिख सकते हैं, Na को आप कितना लिख देंगे 0.96 के बराबर। ठीक है, अच्छा 0.96 का मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको लिखूं कि इसका वजन कितना है, वजन WA निकाल के देखता हूं, ये हो जाएगा 0.96 इंटू 18 के बराबर, 18 ग्राम में ये आंसर आ गया। तो देखिए आपका सोल्यूशन में ज्यादातर पानी ही होगा, अगर आपकी डेंसिटी 1 है तो वॉल्यूम ऑफ A भी मेरे पास आ चुका है, कितना, ये हो जाएगा 0.96 नहीं है, क्या जाएगा आपका 0.96 इंटू 18 ml के बराबर, इंटू 18 ml के बराबर। ठीक बात है। देखिए NB की वैल्यू आ गई, कितनी है, ये है 4 इंटू 10 की पावर -2, और वॉल्यूम भी आ चुका है मेरा, कितना, ये हो जाएगा मेरा 96 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 18, क्योंकि ये ml में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी हम कर लेंगे। सही बात है, -2 से -2 कैंसिल हो गया। देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 से ही कैंसिल हो जाएगा, 2 जा और 16, 24 टाइम्स। तो इसको भी सीधा काट लेते ही आ जाएगा आपका 55.55 डिवाइडेड बाय 24 आ गया मोलर, यानी कि 24 टू जा 48 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू इसकी आनी चाहिए। वैल्यू मेरी क्या जाएगी, करके ही देखना पड़ेगा, शायद ये वैल्यू 2.34 के आसपास आ जाएगी, 0.34 एक बार चेक करते हैं। हाँ जी ये इतना ही आ रहा है, 2.34 के आसपास ही सर आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात। आइए कह रहा है इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर देन द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द इंसुलिन इज। देखिए ये क्वेश्चन टाइप मैंने आपको शायद किसी एक वीडियो में करवाया होगा, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि आपके पास एक एंजाइम है इंसुलिन, आपके पास इंसुलिन नाम की एंजाइम है और इसमें ये सल्फर है, इसमें ये क्या है, ये आपकी एंजाइम है, कोई भी एंजाइम, और ये इसमें सल्फर है। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा एंजाइम वाला क्वेश्चन हो तो आप याद रखना कि जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं उसमें रेशियो फिक्स्ड होता है, यानी कि अगर ये इतना बड़ा नजर आ रहा है, इसमें सल्फर का कितना परसेंटेज दे रखा है 3.5%, 3.4%, यानी कि कुल मिला के आपका जो वेट ऑफ सल्फर अपॉन वेट ऑफ एंजाइम रहेगा, या फिर आप इसे मेटल लिख दीजिए, कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल कुछ भी, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहती है। यानी कि अगर आपके पास 3.4 U सल्फर है तो आपके पास 100 U एंजाइम है। सही बात है। तो कह रहा है कि
द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। मुझे बताइए कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास मिनिमम वन एटम ऑफ सल्फर होना चाहिए। वन एटम ऑफ सल्फर होना चाहिए। सल्फर का कम से कम एक एटम तो होना चाहिए। अगर एक एटम है तो एक एटम का सल्फर होता है आपका 32U के बराबर, और आ जाएगा आपकी EM की वैल्यू। देखिए EM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 3200 डिवाइडेड बाय 3.4, यानी कि 32,000 डिवाइडेड बाय 3.4। ये वैल्यू 1000 के बराबर आ जाती है अगर अप्रोक्सीमेटली सेम होगा था, लेकिन 1000 से थोड़ी कम आनी चाहिए। ये वैल्यू आपकी 1000 से थोड़ी कम आनी चाहिए। सारी ही कम दे रखी, तो बेटा कैलकुलेट ही आपको करना पड़ेगा। 32,000 डिवाइडेड बाय 34 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आ रहा है कितना? 941.17 के बराबर। कितना आ रहा है ये? 941.17 के बराबर। क्यू एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। ठीक बात। आइए क्वेश्चन बचे हैं आपके। अच्छा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जाइंट मॉलिक्यूल कंटेन्स 0.25% ऑफ अ मेटल whose atomic weight is 59 if the molecule contain one atom of the element, the minimum molecular weight of enzyme। बिल्कुल सेम पैटर्न पे करना है, बिल्कुल सेम। आप बोलेंगे कि वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ मॉलिक्यूल जो पूरा का पूरा है, इसकी वैल्यू बेटा क्या रहेगी? ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर ये 0.25U है तो वेट ऑफ मेटल कितना होगा? ये 100U होगा। और मिनिमम एक एटम प्रेजेंट होगा, तो एटॉमिक मास आपको दे रखा है कितना? 59, और ये आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का, जो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, तो देखिए एम मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 5900 अपॉन 0.25, दैट इज 1/4। कितना आ जाएगा ये? 5900 इंटू 4U के बराबर। ठीक है, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? एग्जैक्ट कर देते हैं। हो जाएगा आपका 00, 4 9 36, कैरी 6, कैरी 3 20 23, 23600U विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा? 23600U, ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्यूट करेक्ट। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कैफीन हैज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194, इट कंटेन्स 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इट इज। नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल कैफीन में होते हैं? ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हम बोलेंगे कि देखिए हम बोलेंगे कि फिर से वही चीज कांस्टेंट है। हम बोलेंगे अगर आपके पास 28.9U नाइट्रोजन है तो आपके पास पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 100U एंजाइम है। मैं बोलूंगा, देखिए यहाँ पे मैं बोलूंगा कि वेट ऑफ नाइट्रोजन, टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना आ रहा है अपॉन आपको एटॉमिक वेट पहले से दे रखा है। कितना दे रखा है? 194 के बराबर। तो टोटल वेट यहाँ पे लिखूंगा मैं, टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन देखिए कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 194 इंटू 28.9 डिवाइडेड बाय 100 के बराबर आ रहा है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 56U के बराबर आ जाएगी। कितनी? यानी कि टोटल वेट नाइट्रोजन का कितना आ रहा है? 56U के बराबर आता है। तो फिर मैं कहूंगा देखिए एक एटम नाइट्रोजन, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन कितने का होता है? ये आपका 14U का होता है। तो 56U में कितने एटम्स होंगे? इसमें आ जाएंगे मेरे 56/14, दैट इज 14 4 जो होता है, यानी कि 4 एटम प्रेजेंट। कैफीन में कितने एटम प्रेजेंट है? 4 एटम प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, क्या आपको ये बात समझ में आती है? इज दिस एब्सोल्युटली करेक्ट? एक बात बेटा, इसी के साथ आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश। ये था आपका आखिरी क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का। अब इसके साथ आपका एम्पलीफायर, एनसीईआरटी एम्पलीफायर कंप्लीट होता है पहले चैप्टर का। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। कमेंट करके बता दीजिए आपको ये कैसा लगा, आपको और क्या रिक्वायरमेंट है आपके सिलेबस कंप्लीट के लिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके।